सो यस पीपल, हाउ यू ऑल गाइज। आज हम लोग सीएमए फाइनल का टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर। चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कितने सेक्शन आते हैं। तो सेक्शन नंबर 139 से लेकर आपको आ रहे हैं सेक्शन नंबर 148। मैं बात करता हूँ सीएमए स्पेसिफिक फाइनल के सिलेबस की। तो आपको सेक्शन नंबर 148 तक ही नहीं पढ़ना है, आपको साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको साथ में पढ़ना पड़ता है कारो के रूल, क्योंकि मैंने एबीसी एनालिसिस में भी आपको बताया था। याद आ रहा है आप लोगों को? और अभी बता देता हूँ मैं, हमने कुछ बहुत ही प्यारे रिवीजन लेक्चर आपके रिकॉर्ड किए हुए, लाइक इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अगर एक बार देख लोगे, आधा घंटा दे दोगे ना, चैप्टर लर्न हो जाएगा। उसी तरीके से सिर्फ 3 चार्ट के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट, 3 मास्टर चार्ट और ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट को कंप्लीट कर दिया। सेम वे आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो सीए के सिलेबस, सीएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीएमए के सिलेबस में स्पेसिफिकली डाली है। वो सारी चीज़ें मैंने कवर की है। अब इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को अपन लोग देख लेते हैं। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन आता कहाँ से, कॉस्ट ऑडिट सेक्शन नंबर 148 समरी शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। सर इसके अलावा ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो ऑडिटर ने देनी नहीं दी? सेक्शन नंबर 144 प्रोहिबिटेड सर्विस के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 141 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। बेटा आपको पूरा का पूरा लिस्ट लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, मतलब एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का डिफरेंस क्या है? इसके अलावा एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है। ऑडिटर का रेमुनरेशन कैसे फिक्स होता है, सेक्शन नंबर 148, वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हमने ऑडिटर को फीस नहीं दिया तो क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ऑडिट रिपोर्ट नहीं देवे? ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन कहाँ से आए, और क्वेश्चन आया गया, एनुअल जनरल मीटिंग था लेकिन हमारा ऑडिटर उसको आके अटेंड नहीं करता है, क्या हम लोग सीए इंस्टीट्यूट के पास उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, डबल हो गया क्वेश्चन, डबल हो गया। इसके अलावा गैस कि अगर फ्रॉड मिला है 2 करोड़ का, तो सेक्शन नंबर 143 के अंदर इसके प्रावधान है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ के नीचे का है, उससे बड़ा होगा, उस वाले केस में क्या करेंगे? अच्छा, ऑडिटर मैक्सिमम कितने कंपनी में ऑडिट होता है? 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है। तो आपको कुछ डेटा दे दिया और पूछा है बताओ ये कितने कंपनी में और ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो क्वेश्चन सेक्शन नंबर 148 से 140 से, क्या हम लोग ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं? क्या ऑडिटर खुद होकर रिजाइन कर सकता है? क्या ट्राइब्यूनल ऑडिटर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है क्या? तो ये कुछ एरियाज है जहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे। अब सीएमए फाइनल का आपको ये पीडीएफ चाहिए, राइट? एक काम करो, ये जो टेलीग्राम चैनल हम आपको बता रहे हैं ना, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर ये सारी पीडीएफ मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा देता हूँ। साथ ही साथ में जो मेरे नोट्स हैं वो भी फ्री में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेक श्योर इस वाली चैनल पे तो आ ही गए हो आप यूट्यूब के, और एक चैनल है, क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, जो मेरा खुद का पर्सनल चैनल है, उसको भी आप कनेक्ट हो जाना, वहाँ से भी आपको फ्यूचर अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते गए विदाउट किसी बकवास के। ठीक है, चलो यार, जस्ट होल्ड ऑन। अब देखना, मैं आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, मतलब सेक्शन है ना, सारे के सारे लर्न करा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। सिर्फ आप मेरे साथ में बने रहो। अब हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 141। सेक्शन 141 किसके बारे में बात करता है? गाइस ये सेक्शन बात करता है कि एक व्यक्ति ऑडिटर कब बन सकता है कंपनी का। तो एज अ इंडिविजुअल, एक तो ऑडिटर कौन बन सकता है? कोई इंडिविजुअल फर्म ऑडिटर बन सकती है, या कोई फर्म ऑडिटर बन सकता है। इंडिविजुअल तभी ऑडिटर बन सकता है जब वो क्या रहेगा, सीए रहेगा और उसके पास सीओपी रहेगा, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रहेगा। तभी आप किसी कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो। सर मैं सीए तो हूँ लेकिन मैं जॉब में हूँ, क्या मैं किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता हूँ? आंसर इज नो। तो आपको क्या चाहिए, आप सीए भी चाहिए प्लस आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए। सेकंड चीज, सर फर्म, अब मान के चलो हमारे फर्म के अंदर 5 पार्टनर है, जिसके अंदर 2 कौन है, 2 सीएस है। एक कौन है, एक है सीएम है, और 2 कौन है, 2 है गए सीए। क्या इस फर्म को मैं ऑडिटर बोलकर अपॉइंट कर सकता हूँ? क्योंकि इसमें 2 तो ऑडिटर कौन है, सीए है ना। आंसर इज नो। आप किसी भी फर्म को आप तभी ऑडिटर बना सकते हो जब उसके मेजॉरिटी पार्टनर कौन हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस, इंडिया में, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर। तो अगर फर्म को कर रहे हो तो हु शैल साइन, तो बोलते हैं जो पार्टनर प्रैक्टिस में, और कंडीशन क्या है, मेजॉरिटी पार्टनर कौन होनी चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस इन इंडिया। ये समझ में आया? अब कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात क्या बोली है, कोई भी कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। मतलब सर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, क्यों? क्योंकि बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 11 है ना, बॉडी कॉर्पोरेट।
क्या बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी कंपनी क्या नहीं बन सकती सीए बोलकर एज ऑडिटर नहीं बन सकती। रीजन, रीजन भी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कल जाके सीए ने कोई कांड कर दिया, आप क्या बोलोगे, कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल करो, मेरे अगेंस्ट में मत फाइल करो, सेपरेट लीगल एंटिटी, आई एम नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द कंपनी, इसलिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी अगर होगी तो वो ऑडिट बोलकर काम कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर मान के चलो मुकेश अंबानी, एकदम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे तो इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे। एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो ऑफिसर है, ऑफिसर मतलब फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, तो क्या मुकू भाई ने अगर सीए कर लिया रहता तो क्या वो अपने ही कंपनी के ऑडिटर बन सकते थे? आंसर इज नो। तो अगर आप कंपनी के ऑफिसर हो तो आप कंपनी के सीए नहीं बन सकते हो, या आप कंपनी के क्या हो, एम्प्लॉई हो, तो भी आप उस कंपनी के क्या नहीं बन सकते, सीए नहीं बन सकते हो। कंडीशन नंबर 1 क्या है, ना ऑफिसर होना चाहिए ना एम्प्लॉय होना चाहिए। दूसरा, अब मानो मुकेश भाई के बाहर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर अगर आप पार्टनर हो एंड यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर भी आप क्या नहीं बन सकते हो, उस कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऑडिटर नहीं बन सकते हो। रीजन, क्योंकि आप ऑफिसर तो नहीं हो, लेकिन आप ऑफिसर के इक्वल हो, मतलब उनके पार्टनर हो ना, या आप उनके एम्प्लॉय होगे, चाहे वो पर्सनल असिस्टेंट क्यों ना हो, तो भी आप कंपनी के क्या नहीं बन सकते हो, आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। गाइस पहला पॉइंट समझ में आया, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकते, ऑफिसर एम्प्लॉय के जो पार्टनर और एम्प्लॉय है वो भी कंपनी में ऑडिटर बन नहीं सकते। अच्छा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सुनो क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि देयर इज मिस्टर एक्स, जिसको हमने क्या किया, कंपनी में एज अ ऑडिटर बोलकर अपॉइंट किया। जैसे वो ऑडिटर बोलकर अपॉइंट हुआ, मुकेश अंबानी उस कंपनी के ऑफिसर थे, और बाद में इसने ज्वाइन किया इनको एज अ पार्टनर बोलकर किसी फॉर्म में। बताओ क्या करोगे? जब अपॉइंट हुए तब आप पार्टनर नहीं थे, अपॉइंट होने के बाद आप पार्टनर बने, अब बताओ क्या करोगे? तो गाइस इन दैट केस आपका ऑफिस हो जाता है वैकेट, वैकेशन ऑफ ऑफिस होता है, आपको फर्म मतलब कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा एज ऑडिटर। ठीक है, तो सुनो ना, अगर मेरा रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या केएमपी होगा तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर बन नहीं सकता। मेरा रिलेटिव, अच्छा मेरा रिलेटिव उस कंपनी में क्लर्क है, एम्प्लॉय है, तो मैं बन सकता हूँ। मेरा रिलेटिव बहुत मेजर पोजीशन पे है ना, तो मैं उस कंपनी का क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। गाइस ये वाला पॉइंट समझ में आया? मेरे साथ में अभी लर्न करो, क्या बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती, ऑफिसर एम्प्लॉय बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर आपका रिलेटिव उस कंपनी के अंदर ऑफिसर डायरेक्टर या केएमपी है तो भी आप उसके क्या नहीं बन सकते हो, ऑडिटर नहीं बन सकते हो। प्रैक्टिकली थोड़ा इमेजिन करो, है ना, आंखें बंद करके सोचो। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, इसके अलावा ऑफिसर और क्या एम्प्लॉय नहीं बन सकता है, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर और एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता है। और तीसरा बात मैंने क्या बोला था, अरे सोचो थोड़ा, हमारा रिलेटिव उस कंपनी में डायरेक्टर है केएमपी है तो भी मैं उस कंपनी का क्या नहीं बन सकता, ऑडिटर नहीं बन सकता। ये समझ में आया? तो यहाँ पे कंपनी अपने को सॉरी बोल रही है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब तीसरी बात क्या बोलिए, इधर 3 लोगों के कांड है, आपको भुगताना पड़ना पड़ रहा है, मतलब ही हिमसेल्फ, या फिर इनका रिलेटिव, या फिर इनका पार्टनर। क्या क्या बोला मैंने, आप खुद या आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई पार्टनर ने कंपनी से 2 चीजें ली है और एक चीज दी है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। 2 बार लेना, 1 बार देना गलत नहीं लग रहा? सोचो मत। देखो, अगर आपने, आपके रिलेटिव ने, आपके पार्टनर ने कंपनी के शेयर्स ले लिए होंगे, सिक्योरिटी ले लिए, यू कैन नॉट बी ऑडिटर। बट हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो आपका रिलेटिव है वो कंपनी के 1 लाख फेस वैल्यू तक का, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू तक के शेयर होल्ड कर सकता है। और सर गलती से अगर उसने 1 लाख से ज़्यादा होल्ड कर लिए तो ऐसे केस में आपको 60 डेज का टाइम मिलता है सिचुएशन को करेक्ट करने का। समझ में आ गई? तो देखो, ना आप कोई सिक्योरिटी को होल्ड, अच्छा आप तो एक सिक्योरिटी भी होल्ड नहीं कर सकते, आपका पार्टनर एक शेयर भी होल्ड नहीं कर सकता है, रिलेटिव होल्ड कर सकता है 1 लाख रुपए फेस वैल्यू तक के शेयर। यह समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, अगर आपने उस कंपनी से 5 लाख से ज़्यादा डेप लेके रखा है तो बेटा आप इंडिपेंडेंस लूज कर जाओगे। तो कल जाके ऑडिट कर रहे हो, बोलेगा गलत निकला, आप बोलोगे तुम्हारे कंपनी में बहुत गलत हो, क्या बोलेगा, हमारे पैसे दो तो 5 लाख 10 लाख रुपए दे दें दूँ तो लगे सर आपकी कंपनी तो बहुत अच्छी है सर, अरे एक नंबर सर जबरदस्त। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इंडेप्टेड होना, यू कैन नॉट बी ऑडिटर। तीसरा, अब देखो, आप कंपनी को डायरेक्ट इंडेप्टेड नहीं, मतलब आपने क्या किया, कंपनी ने किसी व्यक्ति को लोन दिया है, उस व्यक्ति की गारंटी आपने ली है, तो अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी ली है तो इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम अ ऑडिटर। 3 बात याद करो, अगर आपने कंपनी के शेयर्स लिए हुए, सिक्योरिटी ली, यू कैन नॉट बी ऑडिटर।
5 लाख से ज़्यादा रुपए का आप इंडेप्टेड हो, यू कैन नॉट बी ऑडिटर। या आप इंडेप्टेड पर्सनली नहीं हो, आपने गारंटी ली कोई और व्यक्ति जो इंडेप्टेड है 1 लाख के ऊपर, तो इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यस, एक बार मेरे साथ में पूरा याद करोगे क्या? मैंने बोला था आपको ये चैप्टर में आपको पूरा लर्न करा दूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिसर एम्प्लॉय, इनका पार्टनर और इनका एम्प्लॉय। इसके अलावा हमने क्या बोला था गाइस? इसके अलावा हम लोगों ने बोला था कि हमारे जो रिलेटिव वो कंपनी में डायरेक्टर है, केएमपी है। अब इसके अलावा मैं, मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर कंपनी के अंदर क्या है? एक तो शेयर होल्ड कर लिए, नहीं चलेगा। रिलेटिव को 1 लाख शेयर कर लिए तो कल हुए, या 5 लाख से ज्यादा डेप ले लिया है, या 1 लाख रुपए से ज्यादा गारंटी दी है, तो हम लोग इस कंपनी के क्या नहीं बन सकते? ऑडिटर नहीं बन सकते। बच्चों रुको रुको रुको, तुमको लग रहा है मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ? कमेंट करो ना यार, अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट देखता हूँ यार, मैं 2-2 3-3 बार देखता हूँ जाके। अरे यार किसी का कमेंट नहीं आया कुछ यार, फिर भी मेहनत कर रहा हूँ, तो कमेंट करो, मेहनत करने में और मजा आता है। ठीक है, चलो यारो, एकदम आराम से। तो अब दूसरा बात आता है क्या कि सर सुनो ना, अगर अगर मैं ये 3 बातें कर रहा था इंडेप्टेड वगैरह, ये किस किस का देखना है? ना ही कंपनी में, ना ही होल्डिंग कंपनी में, ना ही सब्सिडरी, ना ही एसोसिएट, ना होल्डिंग की क्या बोल सकते हैं अनदर सब्सिडरी कंपनी। क्या समझ में आया? इन सारे कंपनी के ना ही आपने शेयर होल्ड लेना चाहिए, ना आप इनसे इंडेप्टेड होने चाहिए, ना ही आपने इनके लिए 1 लाख रुपए से ज़्यादा गारंटी देनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक चीज़ डाला हुआ है कि हमारा रिलेटिव कंपनी के 1 लाख रुपए तक के शेयर होल्ड कर सकता है। क्या समझ में आया? चलो आगे बढ़ता है सर। आगे, अगर मैंने किसी कंपनी को रेंडर कर दी वो सर्विसेज जो प्रोहिबिटेड है सेक्शन नंबर 144 के अंदर, प्रोहिबिटेड सर्विस, तो आप उस कंपनी के क्या नहीं बन सकते? ऑडिटर नहीं बन सकते। सर किस चीज़ को? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। ये समझ में आ रहा है? और को सब्सिडी, होल्डिंग की अनदर सब्सिडरी कंपनी। या फिर सुनो ना, अगर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं या मेरी फर्म कंपनी के साथ में कोई बिजनेस रिलेशन रखते हैं ना, तो आई कैन नॉट बी ऑडिटर। आई कैन नॉट बी एन ऑडिटर। अब मैं है ना, बट इधर है दो एक्सेप्शन। क्या? अगर मानो आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर यू आर, आप उनका है ना जीएसटी ऑडिट भी करते हो, आप उनकी जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस है, वो बिजनेस रिलेशन चल जाएगा। क्योंकि जनरली जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है ना, वही जीएसटी का भी पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और दूसरा क्या बोला है? अगर आप उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उनके कस्टमर हो एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली है ना कोलगेट से दांत घसता या दंतकांति से दांत घसता, तो क्या मैं रामदेव बाबा की कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता? बन सकता, क्योंकि मेरे को दंतकांति उस रेट पे मिलती जिस रेट पे आपको मिलती। कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है मुझे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है सीए सागर अग्रवाल, भाई साहब ये बंदा है ऑडिटर किसका? दैट विवेक ओब्रॉय है ना, उनके उनके कंपनी का ऑडिटर है। तो डायमंड वगैरह का बिजनेस है। तो एक बार विवेक ओब्रॉय ने उसको क्या बोला था कि आपको डायमंड रिंग चाहिए क्या? तो ही वॉज लाइक कि मतलब कितने में आएगी? तो एमआरपी था उसका 6 लाख रुपीज़, ठीक है। और बोले आपको कितने मिलेगी? तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा, बट ठीक है, इट इज़ इवन बिलो 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए से भी कम में मिल रहा था मेरे दोस्त को। सर उसने लिया? बेटा उसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है डायमंड सेल करना विवेक ओबराय का, लेकिन मेरे दोस्त ने अगर आर्म्स लेंथ प्राइस के नीचे ले लिया रहता, आपको नहीं लगता है क्या ये तो ऑडिटर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाता था ना? इसलिए भाई साहब इसने लिया नहीं। क्या समझ में आया? जल्दी बताओ, यस और नो। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अगर आप कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप एज अ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऑडिटर नहीं बन सकते हो। या फिर तुमने 20 कंपनी का ऑडिट ऑलरेडी आपने हाथ में ले लिया, अब आप 21st कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने कंपनी में ऑडिटर बन सकता है? 20 कंपनी में, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इस 20 कंपनी में कौन सी कंपनी नहीं आती है? तो बोले 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, ये वाली कंपनी नहीं आती। इसके अलावा दूसरी कंपनी आप मैक्सिमम 20 कंपनी का ही क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो। गाइस समझ में आया? यस और नो? तो सर अगर ट्राइब्यूनल ने हमारे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया है और हमको 10 साल तक का बैन लगा हुआ है, इन दैट यूज केस यू कैन नॉट बिकम अ ऑडिटर। अब मेरे को पूरा का पूरा सेक्शन याद कराओ। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंपनी है, कंपनी के आप ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो, तो आप ऑडिटर बन नहीं सकते। या आप ऑफिसर एम्प्लॉय के पार्टनर हो या फिर उनके रिलेटिव हो, मतलब एम्प्लॉय हो सॉरी, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। कंपनी का कोई डायरेक्टर है और केएमपी है, आप उनके, वो आपके रिलेटिव है, तो भी आप कंपनी के ऑडिटर बन नहीं सकते। या आपने कंपनी के अंदर क्या किया है? शेयर लिए हुए, सिक्योरिटी लिए है, आप इंडेप्टेड हो कितने? 5 लाख से ऊपर का, या फिर आपने गारंटी दी है कितना? 1 लाख रुपए से ऊपर का, यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, आपका या आपकी कंपनी के फर्म का अगर कंपनी के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप होगा तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। हाँ, इसके दो एक्सेप्शन जरूर है। क्या? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर। और दूसरा एग्जांपल हमने क्या दिखा था, कोई प्रोफेशनल नेचर का सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चल जाएगा। इसके अलावा सर अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूँ तो नहीं, या फिर अगर मैं बोल दूँ मैंने 20 कंपनी का ऑडिट ले लिया है तो नहीं, या फिर एनसीएलटी ने मेरे को कॉन्विक्ट कर दिया, 10 साल के लिए बैन कर दिया, आई कैन नॉट बिकम ऑडिटर इन योर कंपनी। ये बताओ, क्या आपको ये सारे 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 पॉइंट समझ में आए? यस और नो? और ये जो दिखने वाले 3 पॉइंट थे ये किसके लिए थे? आपके लिए, आपके रिलेटिव के लिए और आपके पार्टनर के लिए। राइट, समझ में आया? हाँ, रिलेटिव को 1 लाख रुपए तक के फेस वैल्यू के शेयर लेना अलाउ है। देखो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया, इजीली एकदम होगी। ठीक है, चलो, प्रोहिबिटेड सर्विसेज 144। अब सर सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में क्या है कि सर जब अपॉइंट हुआ ना तब मैं डिस्क्वालीफाई नहीं था, लेकिन अपॉइंट होने के बाद में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। अब क्या करूँ, लेटर स्टेज में वैकेशन ऑफ ऑफिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर हुआ और बाद में आपको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ ना, तो इन दैट केस यू हैव टू वैकेट योर ऑफिस एंड दिस इज कॉल्ड कैजुअल वैकेंसी। इसको बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। ठीक है सर, वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज कौन सी? देखो यार, मैं ना आपको कुछ बातें बताता हूँ कि कैसे याद रखना है। यहाँ पे बोला है, जैसे स्नेहा मैम अपने यहाँ पे क्या पढ़ाते थे, अकाउंट पढ़ाते हैं, यू नीड टू रिमेंबर द फैकल्टी। जो भी आप पढ़े हो ना, अकाउंट की फैकल्टी याद करो। बोले जिन्होंने हमारे कंपनी को बुक कीपिंग की सर्विसेज दी है, बुक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वो हमारे कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज द मेकर एंड द टेकर कैन नॉट बी द सेम पर्सन। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक के साथ में? जो चीज बनाया वो अपन जो बनाया उसको गलत कैसे बोलेगा, इसलिए। अब याद करो तुम्हारी ऑडिट की फैकल्टी, तो ऑडिट से जो इंटरनल ऑडिटर है वो एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन नहीं सकता। अब याद करो तुम्हारी एसएफएम की फैकल्टी का नाम, एसएफएम की फैकल्टी का नाम, ठीक है, याद करो एसएफएम की फैकल्टी। अगर आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, यू कैन नॉट, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे रहे हो, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस दे रहे हो, तो आप उस कंपनी के नॉर्मल ऑडिटर नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या आप उस कंपनी को हेल्प कर रहे हो इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन और इम्प्लीमेंट करके दे रहे हो, इन दैट केस यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। लास्ट वाला गई। अब याद करो एसएफएम में, है ना, एस और एम क्या होता है? एस और एम क्या? एस एम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उल्टा करो, जो कोई हमारी कंपनी को मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है दैट पर्सन कैन नॉट बी अ इन ऑडिटर। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, अब ये रियल केस है ना, मेरे सर एक का नाम है जो सीए भी है प्लस वो एक्चुरियल साइंस भी कंप्लीट कर लिया है। अब पंगा क्या हुआ, उनका सीए का एग्जाम और एक्चुरियल साइंस का एग्जाम सेम डे आया था। ठीक है, बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 7th लाई सीए फाइनल के अंदर, और एक्चुरियल साइंस उनका क्लियर हो गया लगभग 15 एग्जाम। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्चुरियल साइंस की सर्विस दे सकते हैं किसी कंपनी को? हाँ। तो जिस कंपनी को आपने एक्चुरियल साइंस की सर्विसेज दे दी उसी कंपनी के तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। तो मैं बोलता बनना भी नहीं चाहिए। एज अ एक्चुरियल साइंस आप कंपनी से कम 2-2.5 करोड़ रुपए लोगे, ऑडिटर बोलकर क्या अलग से लेना चाहता है ना, तो नहीं। जो और एनी अदर सर्विसेज जिसको प्रिस्क्राइब करेगा सीधी। क्या समझ में आया? तो ऐसे याद करना, अकाउंट की फैकल्टी, ऑडिट की फैकल्टी, एसएफएम की फैकल्टी, सतीश सर का एग्जांपल एक्चुरियल साइंस का, और मैनेजमेंट सर्विसेज। खत्म हुआ। तो हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 141 जो बोलता है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 144 जो बात करता है किसके बारे में, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ठीक है, अब आते गए सेक्शन नंबर 145। ऑडिटर का काम क्या है यार? ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना और तारीफ करना? नहीं, तारीफ नहीं करना, कुछ गलतियां है ना तो गाली देना। मतलब ऑडिटर शाल साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शाल साइन ऑडिट रिपोर्ट, और उसी के अंदर वो अपने क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट और कुछ एडवर्स रिमार्क होगा तो देगा। अच्छा, देना इंपॉर्टेंट नहीं, इस बात को आप जनरल मीटिंग में रीड भी करोगे और ये इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगी बाकी मेंबर्स के। सर पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के बताओ? नहीं, पागल हो क्या? सिर्फ जो ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह है ना, इसको रीड आउट कर लो, ये काफ़ी है क्वेश्चन उठाने के लिए। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 हम लोगों ने क्या पढ़ लिया गाइस? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और उसके अंदर क्या कंटेंट लिखोगे, क्या रीड करोगे, क्या इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है। समझ में आया? जल्दी बताओ। अरे यार, अरे हाँ या ना बोलो। देखो कितना फटाफट टॉपिक खत्म हो रहा है। सर सुनो ना, अब हमारी जनरल मीटिंग आई, तो क्या ऑडिटर को जनरल मीटिंग में जाके जनरल मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा? आंसर इज यस। बिकॉज देखो कंपनी का जब नोटिस आता है ना, वो सिर्फ मैड को मिलता है। किसको मिलता है? पगलों को मिलता है। नहीं बेटा, मैड मतलब क्या होता है सुनो, द मेंबर ऑफ कंपनी, द ऑडिटर ऑफ कंपनी एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो डोंट यू थिंक ऑडिटर को जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है? जाता है।
तो क्या उसने जनरल मीटिंग को अटेंड करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन सर क्या ऑडिटर को पॉसिबल है हर एक जनरल मीटिंग को अटेंड करें? नहीं। तो क्या वो किसी और को अपॉइंट कर सकता है अपने ट्रेनी को? ट्रेनी को नहीं कर सकता। किसी और व्यक्ति को, उसके एम्प्लॉय को? नहीं। आप उस व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो जिसके पास क्या है, जो कैपेबल है इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। मतलब एक तो ही मस्ट अटेंड द मीटिंग ईदर हिमसेल्फ और एनी थ्रू एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वो पर्सन भी क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए, है ना। अच्छा, कोई बात होगा जनरल मीटिंग में, वहां पे आपको अधिकार है बात करने का, मतलब यू हैव राइट टू बी हर्ड ऑन द बिजनेस जो ऑडिटर से कनेक्टेड है, ठीक है सर। लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ कर देना तो ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। और आज के डेट में सारी कंपनियों में यही होता है। क्या आर्टिकल में परमिट क्या रहता है कि ऑडिटर नीड नॉट टू ज्वाइन जनरल मीटिंग। तो ऑडिटर अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? सर कौन से सेक्शन पढ़ लिया? 141 हम लोगों ने पढ़ लिया गाइस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। 144 हमने पढ़ लिया, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। 145 हमने पढ़ा, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 146 हमने पढ़ लिया गाइस, ऑडिटर को जनरल मीटिंग में आना पड़ेगा। अरे रे, कितना इजी हो रहा है सर, भयंकर। और बेटा नोट बनाने में तो समय लगता है ना आप लोगों के लिए। अब देखो हम लोग आ गए 146, तो सेक्शन नंबर 139 से लेकर सेक्शन नंबर 146 तक अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ ना, तो बोले कंपनी तेरे को मिनिमम बोले 25,000 का झटका मिलेगा जो 5 लाख तक जाएगा। ऑफिसर डिफॉल्ट तेरे को बोले 10,000 का झटका जो 1 लाख रुपए तक जाएगा। और ऑडिटर तू सुन रहे, अगर तूने सेक्शन 140 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 144 तूने प्रोहिबिटेड सर्विस भी दे दी उस कंपनी को, 145 तूने साइनिंग कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकिन क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं लिखे, बेटा लंबे लगेंगे। मतलब देखो 25,000 से लेके मैक्सिमम 50,000। और सुनो मिनिमम कितना? 25,000 का साइन लगेगा, मिनिमम 25,000, बीच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेमुनरेशन, ठीक है, कितना बढ़ सकता है। और दूसरा बीच में हायर आपको। और अगर तुमने नोइंगली बिल्कुल डिफॉल्ट किया होगा ना, तो 50,000 से लेकर 25 लाख एंड 8 टाइम्स ऑफ द फी। और इसका ही साथ में 1 साल के लिए वो एस्थेटिक वाले कपड़े पहनाएंगे तुमको, जेल में जाओ, है ना। सर सुनो ना, सर वो फाइन पेनल्टी तो दे देंगे, हमारा ऑडिट भी मिलेगा क्या? बेटा जो मिला है वो वापस देना है, मतलब रिफंड करना पड़ेगा आपको अपना ऑडिट फी जो आपको कहाँ से मिला हुआ है गाइस? कंपनी से मिला हुआ है। ये जहाँ तक समझ में आया जल्दी बताओ, ये सुन लो। तो सर अभी तक हमने कौन से सेक्शन पढ़ लिया? सेक्शन याद करो। 141 क्या पढ़ा था हमने? अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन पढ़ लिया था। 144 प्रोहिबिटेड सर्विस पढ़ लिया था सर। 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया था। 146 अटेंडमेंट जनरल मीटिंग अटेंड करने का। सर 147 हम लोगों ने पढ़ा था ना? हाँ 147 में क्या पढ़ा था बताओ गाइस? 147 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 147 में पढ़ा हम लोगों ने पनिशमेंट के बारे में। समझ में आया? जल्दी बताओ। यस सर। अब सुनो, अब हम लोग है ना क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 139 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं इस पूरे सेक्शन को 6 पार्ट में डाल रहा हूँ, 6 पॉइंट कर लिया, सेक्शन 139 पूरा लर्न हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। तुम्हारी कंपनी नई नई बनी है, क्या आप अपनी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करोगे? हाँ। तो पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट करोगे? अभी अभी कंपनी बनी है तो बोलते हैं सर दो तरीके की कंपनी है, एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी और एक होती है गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। एक बात याद रखना, पूरे चैप्टर में जहां जहां पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहां वहां पर आपको 30 डेज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो 30 डेज में कौन अपॉइंट करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाए वो शेयर होल्डर को बताएंगे, शेयर होल्डर 90 डेज में ईजीएम में अपॉइंट करेंगे क्या? ऑडिटर को, ठीक है सर। और सर अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी तो गवर्नमेंट कंपनी के पास पावर आ जाती है कैग, कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो वो अपॉइंट करेंगे 60 डेज में। अगर वो नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर पाए तो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर कर लेंगे अगले कितने दिन के अंदर? 90 डेज, नेक्स्ट 60 डेज देगा वो, ठीक है। क्या जहाँ तक समझ में आया? यस और नो? तो सुनो ना, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में आपका आ जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब जो पहला ऑडिटर है वो कब तक होता है कंपनी में? सिर्फ एजीएम तक, पहली पहली एजीएम तक होता है। जैसे ही आपकी एजीएम होगी खत्म, जैसी एजीएम होगी खत्म, क्या अब आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा? हाँ। इस ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर जनरल मीटिंग के अंदर। तो बोलते जो ऑडिटर आप अपॉइंट करोगे ना, वो आप कितने समय के लिए? फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट करना जो रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, मतलब पूरे 5 साल के लिए। पहले एजीएम में अपॉइंट किया, 6th एजीएम तक कंट्रोल कंटिन्यू करेगा, मतलब 5 साल के लिए। और वो जो अपॉइंट हुआ वो अगले टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम तक कैरी ऑन करेगा, ठीक है।
और जब भी ऑडिटर अपॉइंट करो ADT1 फॉर्म फाइल कर देना 15 दिन के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का फॉर्म है ADT1, कितने दिन में फाइल करना है? 15 दिन के अंदर आपको फाइल करना है, ठीक है। दूसरा, सर गवर्नमेंट कंपनी में, बेटा गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर एक बार अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए नहीं होता है, हर साल नया ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑडिटर अपॉइंट होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, वहाँ से 180 डेज मतलब सितंबर एंड तक, 31 मार्च 2025 का 180 डेज सितंबर 30 सितंबर, इसके पहले ऑडिटर अपॉइंट करो। और ये कब तक रहेगा? अगली साल की एजीएम तक, अगले साल तक के एजीएम तक। ये समझ में आया? जल्दी बताओ, यस और नो? यस। तो हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, क्या टाइम था गाइस? 30-90, यहाँ पर 60-30-60, ठीक है। चलो आगे आते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक बार अपॉइंट हुआ 5 साल के लिए, और गवर्नमेंट में हर साल नया ऑडिटर अपॉइंट होगा विदिन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो सुनो क्या होगा, तो जो ऑडिटर अपॉइंट किया ना, इसका रेजिग्नेशन हो, इसमें रिजाइन करके चले गया, सर इसका डेथ हो गया, या ये डिस्क्वालिफिकेशन लग गया, या इसको हमने रिमूव कर दिया, वॉट एवर द रीजन, उसका जगह खाली हो गया सर, कंपनी में ऑडिटर ही नहीं है, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब जो टर्म था ऑडिटर का, उसके पहले ही वो ऑफिस को छोड़ के जा रहे हैं किसी भी कारणवश, चाहे उसको भगवान लेके जाए, क्या वो खुद निकल के चल जाए, या उसको वो लात मार के बाहर निकाल दे, वॉट एवर द रीजन। ऐसे वाले केस में क्या करना है आपको कि बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि ऑडिटर खुद छोड़कर गया, मतलब दाल में कुछ काला है गया, तो ऐसे वाले केस में बोर्ड आप अपॉइंट करना ऑडिटर 30 डेज में, और 3 महीने के अंदर अप्रूव करा के लेना, किससे? शेयर होल्डर के पास। 3 महीने के बाद किससे अप्रूव करा के लेना? तो नॉर्मल केस बोर्ड फिल करेगा 30 दिन में, नहीं हुआ तो रेजिग्नेशन केस होगा तो सिर्फ बोर्ड फिल नहीं करेगा, अप्रूव किससे करा के लेगा? शेयर होल्डर से। गवर्नमेंट केस में क्या आप 30 डेज में करो, आप नहीं कर पाओगे तो अगले 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो कैजुअल वैकेंसी कौन फिलअप करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर इसके अलावा रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना आप लोग। रोटेशन ऑफ ऑडिटर है क्या? कि सर एक ऑडिटर हमारे कंपनी में, देखो जो मैंने आपको सर का एग्जांपल दिया था, ठीक है, जो साइंस मतलब एक्चुअल साइंस प्लस सीए थे, उनके दादाजी भी सीए, उनके पापा भी सीए हैं, उनके अंकल भी सीए। अच्छा, अंकल का बच्चा जो लड़के जो है ना, वो खुद भी एक्चुअल साइंस है, वो भी सीए है, उनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया था, उनका भी सेम डे एग्जाम हो गया था, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है, उनको नहीं लगता जिसके दादा सीए, जिनके पापा सीए, जो खुद सीए हैं, इनके घर की फर्म होगी, तो ये लोग बड़े बड़े कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो इनके उस कंपनी के साथ में घर घर के रिलेशन हो गए, उठना बैठना खाना पीना नाचना सब एक साथ में हो गया। ऐसे केस में ऑडिटर का इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। अब सर जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा ही नहीं, तो उसको ऑडिटर बोलकर क्या फायदा? इसलिए कंपनी 2013 में सबसे पहले कंसेप्ट लाया रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कि एक ऑडिटर कंपनी के अंदर आजीवन ऑडिटर ना बन के रह जाए, कुछ तो पीरियड होना चाहिए जहाँ पे हम उनकी क्या करेंगे, नोट को कट करेंगे, चलो कुछ समय के लिए साइड में हो जाओ एक दूसरे से, ठीक है। तो पहली बात ये किस कंपनी में होगा, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो ना, तो आपको कंपलसरी ऑडिटर रोटेशन कंसेप्ट लग जाएगा। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको ऑडिटर का रोटेशन तब लगेगा जब आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा है। और सर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, तेरे को तो बहुत ही छुटकारा दे दी, तेरे केस में ऑडिटर रोटेशन तब एप्लीकेबल होगा जब तेरा क्या बोल सकते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ से ज़्यादा है। और सर इस कंपनी ने बोरो कर लिया कितना, 50 करोड़ से ज़्यादा बोरो कर लिया, 50 करोड़ से ज़्यादा, नो मैटर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है, लिस्टेड अनलिस्टेड, आपको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर लग जाएगा। लेकिन रोटेशन ऑफ ऑडिटर किसको नहीं लगता? ओपीसी और स्मॉल कंपनी को नहीं लगता। एक बार इस वाली पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करोगे, क्या क्या बोला है ध्यान देना। पहले तो लिस्टेड कंपनी को कवर किया है, दूसरा क्या बोला है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ का, उसके बाद में क्या बोला है बेटा, प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ पेड शेयर कैपिटल, और इसके अलावा क्या बोला है, एनी अदर कंपनी जो क्या है जिसकी बोरिंग कितनी है, 50 करोड़ से ज़्यादा। सुनना आप, अगर एक कंपनी एग्जाम में क्वेश्चन आया, मान के चलो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 3 करोड़, जिसका टर्नओवर कितना है गाइस, 30 करोड़, और इनकी जो बोरिंग है वो कितनी है, 90 करोड़, क्या 50 करोड़ से ज़्यादा बोरिंग है? हाँ। क्या इनको रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा? आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा नहीं, क्यों? प्राइवेट कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 4 करोड़ एंड द टर्नओवर लेस देन 40 करोड़, यू आर अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगता नहीं है। ये समझ में आया? यस। तो 50 करोड़ की लिमिट भी उनके लिए देखना है जो क्या नहीं है, स्मॉल कंपनी नहीं है, जो ओपीसी नहीं है उनके लिए, ठीक है। चलो, रोटेशन ऑफ ऑडिटर बोलता क्या है कि एक बार एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ ना एज ए इंडिविजुअल, तो वो आपकी कंपनी में मैक्सिमम 5 साल के लिए काम कर सकता है, वन टर्म ऑफ 5 ईयर।
और सर अगर कोई फर्म को अपॉइंट किया तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर, 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर। अब पंगा क्या होगा पता है? उसके बाद में सर, उसके बाद में मिलेगा 5 साल का कूलिंग पीरियड, ठंडा लो, 5 साल तक इस कंपनी के साथ में एसोसिएट मत रहो। अब सुनो क्या होगा। सतीश भाईटी की एक फर्म है guys। अरे क्या हुआ, हाँ, सतीश भाईटी की एक फर्म है, SD बाहेती एंड एसोसिएट। और बेटा मैं और एक फर्म में पार्टनर हूँ, रियल एग्जाम्पल, DSC एंड कंपनी। मेरी फर्म ने 10 साल का पीरियड सर्व कर लिया। अब हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं क्या करूँगा, मेरी दूसरी फर्म को बोलूँगा तू बन जा। तो बोलते हैं देखो, अगर दो फर्म ऐसी जिसमें कॉमन पार्टनर होगा ना, तो फिर वो दूसरी फर्म भी एलिजिबल नहीं है ऑडिटर बनने से। ठीक है, चलेगा। अगर मान के चलो हमारे पार्टनर कॉमन नहीं है, लेकिन हम एक ब्रांड को बिलोंग करते हैं, लाइक KPMG, डेलॉइट, ये लोग जो होते हैं ना, ये इनके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं, तो भी बोले वो दूसरा ब्रांड क्या हो जाएगा, मतलब दूसरी सेम नेटवर्क को बिलोंग करने वाली दूसरी फर्म भी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई। तो तीसरा, अगर मानो SD बाहेती में DSC ने 10 साल कंप्लीट किए, मैं वहाँ से रिजाइन करता हूँ और मैं किसी नई फर्म में जाके ज्वाइन हो जाता हूँ, बेटा वो नई फर्म भी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई, मतलब डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, वो भी आपके कंपनी के ऑडिटर बन नहीं सकती। क्या समझ में आया? यस और नो? अब देखो सेक्शन नंबर 139 में पूरा का पूरा आपको याद कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे करेंगे, बोर्ड करेगा 30 डेज में, नहीं हुआ तो कंपनी के जो शेयर होल्डर वो करेंगे 90 डेज के अंदर। अगर सर हमारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो कैग के लिए 60 डेज, देन 30 डेज एंड देन 50 डेज, ठीक है। इसके अलावा सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट AGM में जो अपॉइंट होगा वो सीधा अपॉइंट होगा किससे, कब तक के लिए, टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM, फर्स्ट AGM से लेकर। और गवर्नमेंट केस में विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्या बोल सकते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और ये अगले AGM तक होता है, ठीक है। ADT1 फाइल कर देना। रेजिग्नेशन होगा तो बोर्ड 30 डेज में फाइल करेगा, बट सॉरी रिमूवल क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी तो बोर्ड 30 डेज में फिल करेगा, लेकिन रेजिग्नेशन का कुछ केस होगा तो 3 महीने में शेयर होल्डर का अप्रूवल जनरल मीटिंग में लगेगा। और गवर्नमेंट कंपनी केस में कैजुअल वैकेंसी तो कैग फाइल करेगा 30 डेज में, नहीं हुआ तो बोर्ड फिल करेगा नेक्स्ट 30 डेज में, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा रोटेशन ऑफ ऑडिटर, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी 50 करोड़ से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसका बोरिंग कितना है 50 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन इसमें OPC स्मॉल कंपनी नहीं आती है। इसके अलावा इंडिविजुअल व्यक्ति कंपनी में कितने साल के लिए ऑडिटर रह सकता है, मैक्सिमम 5 साल, रोटेशन के केस में, और नॉन रोटेशनल केस फर्म मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर, मतलब टोटल 10 साल, ठीक है। और जब आपका पीरियड खत्म हो रहा है, 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड है, उसमें जब आपका पीरियड खत्म हुआ है, जो नया फर्म आ रहा है वो अगर कॉमन पार्टनर वाला है, सॉरी, अगर सर सेम नेटवर्क को बिलोंग करता है, सॉरी, हमारे फर्म से जिसने ऑडिट किया था वो इस फर्म को छोड़कर दूसरी फर्म ज्वाइन कर रहा है, दैट सेकंड फर्म इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड। बच्चों मुझे बताओ, क्या मैंने सारे के सारे फर्म जिनको लर्न नहीं करा दी क्या क्लास में? नहीं लगता है, एफर्ट तो लगाया है और ताकत से लगाया है। एग्री करते हो? चलो, अब सर मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को कैसे हम लोग सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग किसी को भी ऑडिटर बोलकर अपॉइंट करने के पहले उसका QED देखते हैं। QED मतलब सर उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस और उसका डिसिप्लिनरी एक्शन क्या, उसके अगेंस्ट में कोई केसेस पेंडिंग है क्या, ठीक है। इसके बाद में उससे दो चीज़ें लेनी, क्या, वन इज रिटर्न कंसेंट दैट इज विलिंग टू एक्ट एज ऑडिटर, ही इज रेडी टू एक्ट एज ऑडिटर, और दूसरा उससे सर्टिफिकेट लेंगे जिसमें 4 बातें लिखी है, क्या, कि पहली बात वो इलिजिबल है ऑडिटर बनने से, दूसरा क्या बोला है, उसका अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द एक्ट हो रहा है, तीसरा विद इन द लिमिट है, मतलब वो 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी में ऑडिटर नहीं है ना, एंड लिस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट में मिसकंडक्ट के लिए पेंडिंग होगी, ठीक है। अब तो सुनो ना, ये सब कुछ लिया, ऑडिटर का सिलेक्शन कैसे होता है। देखो कंपनी में ऑडिट कमेटी है या नहीं है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रिकमेंडेशन दे देंगे किसके, शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर क्या करेगा, उसको अपॉइंट करेगा। सर हमारे कंपनी में ऑडिट कमेटी है, मान के चलो, देखो मम्मी पापा ने बोला तुम्हारा कोई लफड़ा चालू है क्या, तुमने बोला नहीं हमारा कोई लफड़ा चालू नहीं है, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लड़की डिसाइड करेगी या लड़का डिसाइड करेगा अपनी इच्छा से। मम्मी पापा बोलेगी तुम्हारा कुछ मैटर चालू है क्या, पहले बता दो, तुमने बोला हाँ बता, ये वाली बंदी जो मेरे को अच्छी लगती है, पापा ने बेटा ये तो मेरे को भी अच्छी लगती है, पापा ने बोला नहीं बेटा ये नहीं, रीजन क्योंकि इसका मेरे साथ में भी चालू है। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ कि, है ना, समझो कंसेप्ट। अब आपके पास दो ऑप्शन, ठीक है पापा मैं देखता हूँ कोई और, मैं देखता हूँ कोई और, तो आप रीजन, आप पापा की बात को एक्सेप्ट कर सकते हो। आप बोलते नहीं पापा आपको अच्छी लगती लगती होगी, मेरे को भी अच्छी लगती, मेरे को यही छोड़ो, तो बेटा पापा चुपचाप दूसरी बच्ची के साथ में तुम्हारी शादी लगा देंगे। मतलब अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन बोर्ड को देगी, बोर्ड अगर एग्री कर जाए तो वो रिकमेंडेशन आगे मेंबर को बता देंगे, अगर बोर्ड एग्री नहीं करते हैं तो वो रेफर बैक कर देंगे, रिकमेंडेशन नहीं बेटा ये वाले सही नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद में ऑडिट कमेटी आप रिकंसिडर करो, लेकिन ऑडिट कमेटी ने रिकंसिडर नहीं किया, किसी और का नाम नहीं सजेस्ट किया, तो बोले बोर्ड रीजन रिकॉर्ड करेगा और अपना खुद का रिकमेंडेशन सीधा किसको भेज देगा, एजीएम में शेयर होल्डर को दे देगा। यहाँ पर गाइस अपना सेक्शन नंबर 139 पूरा खत्म होता है। सर सेक्शन नंबर 139 कैसे याद रखें? फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर और मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर। इतना तो याद रख ही लोगे, काफ़ी है, काफ़ी है गाइस, काफ़ी है। ठीक है, आ जाओ। वो और बात है कि मेंबर जॉइंट ऑडिट भी करा सकते हैं किसी से। अच्छा, वो ये भी बोल सकते हैं तुम्हारे फॉर्म में 5 पार्टनर है, हर साल एक एक पार्टनर, वो अलग बात है, लेकिन दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। रेगुलर क्लास में दिस सेक्शन टेक्स 1.5 आवर। ठीक है, चलो अब बात आती है सेक्शन नंबर 140। अभी तक कौन से सेक्शन कर लिए? 141 आपका आ जाता है किसके बारे में, क्वालिफिकेशन। सर इसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 अटेंड करना पड़ेगा जनरल मीटिंग। इसके अलावा सर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 147 पनिशमेंट, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, और सर अब हम लोग आ रहे हैं छोटे सेक्शन, लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में बोलूँगा। और इसके अलावा 143 है रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर बाय गिविंग स्पेशल नोटिस। अब देखो, पहले ऑडिटर को हटाना है, छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तुम ऑडिटर को हटा रहे हो, शर्म आ रही है तुमको? जाओ सीजी को पूछो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके सीजी को एडीटी 1-2 बोलकर फॉर्म अपलोड करेंगे। आरडी को दिया ये पावर, आरडी जो भी अप्रूवल देगा उसके बाद में 60 डेज में जनरल मीटिंग बुलाकर एसआर पास कर लेना, हो गया। मतलब प्रोसीजर क्या है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेगा, 30 दिन में आप अप्लाई करो सीजी को। सीजी कितने दिन, 10 दिन में, 100 दिन में, जैसे अप्रूवल दिया 60 डेज में एसआर पास करके ऑडिटर को हटा दो। तो सुनो ना, हम लोग ऑडिटर को क्या करना चाहते हैं, ऑडिटर खुद जाना चाहता है कंपनी छोड़ के। बेटा आप एक काम करो, एडीटी 3 के अंदर बता दो ये बात कंपनी को, आरओसी को, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कंट्रोल ऑडिटर जनरल को, साथ में रीजन भी बताना तुम क्यों छोड़कर जा रहे हो। और अगर नहीं बताया तो सर बेटा पेनल्टी इक्वल टू कितना, 50,000 रुपीज, और अमाउंट इक्वल टू रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, इतना तो आपको लगेगा। 500 रुपीज़ पर डे से चालू होगा, विच एक्सेड अप टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, चलो सर सुनो ना, एक हमने पढ़ा सिचुएशन जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा रहा है, दूसरा हमने सिचुएशन पढ़ा जहाँ पर ऑडिटर खुद छोड़कर जा रहा है, तीसरा सिचुएशन गाइस बहुत टेक्निकल है, इस वाली चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो तीसरा सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली चीज़ को अपन लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या बोलता है कि मुझे ऑडिटर को हटाना है, कौन मेंबर हटाना चाहता है, तो बेटा पहली बात तो डायरेक्ट नहीं हटा सकते। कंडीशन क्या है, अगर कोई ऑडिटर रिटायर होने वाला है एनुअल जनरल मीटिंग में, क्या होने वाला है, रिटायर होने वाला है, और वो रिटायर होने के बाद में ही इलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, हम चाहे तो उसको फिर से अपॉइंट कर सकते हैं। कंडीशन 1, रिटायर होने वाला है और हम चाहे तो उसको फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू अपॉइंट हिम अगेन। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर बोल रहे हैं जो मिस्टर एक्स हमारा ऑडिटर है इसको अपॉइंट नहीं करना है, इसकी जगह पे वाई को अपॉइंट करना है। मतलब शेयर होल्डर बोल रहे हैं अपॉइंट अनदर पर्सन ऑडिटर इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। बोलो, अपॉइंट अनदर पर्सन ऑडिटर इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, या फिर क्या बोला हुआ है, शेयर होल्डर ये बोल रहे हैं नॉट टू अपॉइंट रिटायरिंग ऑडिटर, इस रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट मत करो, किसको करना है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आपका रिक्वायरमेंट है ना, तो आपके पास कम से कम 1% के शेयर या 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, आप कंपनी को दो स्पेशली नोटिस, कितने दिन पहले, मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले, बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ। अब कंपनी क्या करेगी, इस नोटिस को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए ऑडिटर को, है ना, और जैसे ही तुम्हारे पास 14 दिन पहले आया तो तुम 7 दिन पहले बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर को भी तो दोगे। अगर ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन दे देता है वेल विद इन टाइम, तो वो हम लोग उस नोटिस के साथ में क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सर सुनो ना, अगर ऑडिटर ने बहुत बाद में दिया, मतलब 4 दिन बाकी मीटिंग को आप दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, तो बोले फिर आपको मीटिंग में रीड करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंबर को तो भेज नहीं सकते 7 दिन पहले, तो चले क्या बोले नोटिस। ठीक है, एंड ऑडिटर ऑल्सो गिव राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके बाद में आप ऑडिटर को हटा सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है ऑडिटर जो है वो फालतू वाली बातें वगैरह कर रहा है ना, गाली गलौज कर रहा है, मेरे को क्यों हटा रहा है, तो आप जाओ एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन करो, बोलो गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है, माँ बेनिफिट कर रहा है, बोले लैंग्वेज में, तो इन दैट केस आपको रोक सकते हैं कि यू नीड नॉट टू सेंड द नोटिस
मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन आगे मत भेजो, ना ही तुमको मीटिंग में रीड करना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो हमने देखे 3 केसेस, एक था रिमूवल बाय बोर्ड, दूसरा था रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, तीसरा क्या है कि शेयर होल्डर स्पेशल नोटिस भेज के बोल रहे हैं एक तो इसको अपॉइंट मत करो या इसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करो। मतलब ये जो रिटायरिंग ऑडिटर है इसको अपॉइंट, इसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करो, या किसी और को करना है मेरे को नहीं पता किसको करना है, वो तुम देखो, इसको तो रीअपॉइंट मत करो। ठीक है, चलो बढ़िया है। सर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय एनसीएलटी, क्या एनसीएलटी भी ऑडिटर को रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुओ मोटो खुद की इच्छा है तो भी करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, अरे देखो यार तुमको यार इंस्पेक्शन इंक्वायरी इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, एक बार देखते हो उस चैप्टर को। या फिर कोई अदर कंसर्न पर्सन बता रहा है अरे यार ये गलत व्यक्ति है, और एनसीएलटी को भी लगा, सेटिस्फाई हुआ कि हाँ इसने फ्रॉडुलेंट मैनर में काम कर रहा है या फ्रॉड में इन्वॉल्व है या फ्रॉड को इसने सपोर्ट किया है, इन दैट केस ऐसे ऑडिटर को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। और अगर सीजी ने अपॉइंट दिया है ना, तो यहाँ पे इंसेंटिव क्या बोलती है एग्जिस्टिंग ऑडिटर को 15 दिन के अंदर, बेटा तू काम करना पहले बंद करो, सीजी को बोलती है तुम नया ऑडिटर तुम्हारे लेवल पे अपॉइंट कर लो। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है 5 साल के लिए तुम बैन हो जाओगे, कहीं पे ऑडिट नहीं कर पाओगे, प्लस फ्रॉड 447 के अंदर फ्रॉड के लिए भी लायबल रहोगे। ठीक है सर। सेक्शन 142 ये चैप्टर खत्म होने में आ गया है पूरा, 143 पेंडिंग है और कारों की रिपोर्टिंग पेंडिंग है। सेक्शन 142 क्या बोलता है, फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन। बेटा फर्स्ट ऑडिटर का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया, अगर शेयर होल्डर ने किया तो ऑफकोर्स वही करेंगे। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का शेयर होल्डर फिक्स करते हैं उसके जो ऑडिट फीस है उसके अंदर उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एंड जो भी फैसिलिटी आप उनको देते हो खाने पीने का, उनको लग रहा है एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं वो इंक्लूडेड है। और अगर वो किसी और कैपेसिटी में आपको कोई और सर्विस दे रहे हैं, लाइक जीएसटी का ऑडिट कर रहे हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो फी और ऑडिट फी को कंबाइन मत करते ना, वो फी अलग है ये फी अलग है। तो उनकी जो फी है प्रोफेशनल सर्विस की ऑर्डर वो इसमें इंक्लूड मत करना। गाइस अब मैं आपको पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू देता हूँ। पहले तो आप देखो हमने क्या पढ़ा था, 141 एक क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, 142 फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन, 139 अपॉइंटमेंट, उसके बाद में 140 रेजिग्नेशन रिमूवल, 143 पेंडिंग है, 144 प्रोहिबिटेड सर्विस, 145 साइनिंग ऑफ तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 146 जनरल मीटिंग अटेंड करना, 147 पनिशमेंट। अब बाकी क्या है, अब दो सेक्शन बाकी गए, 143 148। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 148 का, क्योंकि आपके सिलेबस में 148 वैसे भी बहुत छोटा है। ठीक है, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को प्रिस्क्राइब किया है उस कंपनी का अगर टर्नओवर 35 करोड़, अगर टर्नओवर 35 करोड़ उससे ज़्यादा चल जाता है तो ऐसे कंपनी को कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब वो मटेरियल लेबर है ना, ओवरहेड, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, जैसे आप अकाउंट के बुक्स ऑफ अकाउंट करते हो ना। इसके अलावा अब मानो 1000 कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ रहे हैं, इसमें से शायद 600 कंपनी ऐसी होगी जिनको कॉस्ट ऑडिट करना पड़ता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है सर, ये तो कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया। अब इसमें से कॉस्ट ऑडिट किसको करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? तो बोलते देखो देर आर टू टेबल, एक होता है टेबल ए और एक होता है टेबल बी। टेबल ए के अंदर कुछ 6 7 9 बिजनेस है, मतलब इसको बोलते हैं रेगुलेटेड बिजनेस, और टेबल बी के अंदर 36 किसको भी है, जिसको हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड बिजनेस। ठीक है, अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एग्जांपल लेता हूँ, बेटा वो तो रेगुलेटेड सेक्टर, इसके कुछ बिजनेस रेगुलेटेड सेक्टर में भी है और कुछ बिजनेस अनरेगुलेटेड सेक्टर में भी है। ठीक है, तो अब देखो क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा? हाँ, टर्नओवर तो 35 करोड़ से ज़्यादा है, आपको पता है मुझे पता है, तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्या उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा? कंडीशन, अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में डील करते हो, आपका ओवरऑल टर्नओवर मतलब चाहे रेगुलेटेड सेक्टर से हो, चाहे अनरेगुलेटेड सेक्टर से हो, चाहे अदर से हो, अगर वो एक्सीड कर रहा है कितना, हाँ 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर, जैसे ऊपर था कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए 35, यहाँ पे आया 50। एंड आपका टेबल ए या टेबल बी मतलब सेक्टर से कितना आ रहा है, 25 करोड़ और मोर,
तो आपको टेबल ए का कॉस्ट मतलब रेगुलेटेड सेक्टर का कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। और सर सुनो ना, मेरा ओवरऑल टर्नओवर रिलायंस का कितना 50 करोड़ आता है, 100 करोड़ भी होता होगा, 100 करोड़ भी होता है। और रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर को मिलाकर अगर टर्नओवर कितना हो रहा है, 35 करोड़ और मोर, तो फिर आपको टेबल ए प्लस टेबल बी दोनों का भी कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। इस वाली चीज़ को भले एक बार फिर से रुक के सुन लेना, और इसका फॉर्म जाता है CRA 1, इसके ऊपर MCQ भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट रिकॉर्ड। सर लास्ट सेक्शन आ रहा है अपना, कौन सा सेक्शन है सर? सेक्शन नंबर 143। इसके बाद में चारों की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सेक्शन नंबर 143 गैस लास्ट में आता है। सेक्शन 143 क्या बोलता है? ऑडिटर तू अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा, ठीक है। पहली बात, ड्यूटीज एंड पावर। ऑडिटर तू एक काम कर, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट तू चेक कर सकता है। तेरे को डाउट आ रहा है तो एक्सप्लेनेशन पूछ। अगर तेरे को चाहिए तो तू सब्सिडरी एसोसिएट की भी लगा दे मतलब, अरे उनको भी पूछना, तेरे को कुछ डाउट है तो कंसल्टेशन के लिए करना पड़ता है ना, जाना है ना। कुछ बातें तेरे को लिखनी पड़ेगी ऑडिटर रिपोर्ट में। अगर कुछ गलत आए मतलब इंक्वायरी कर, अगर इंक्वायरी में कुछ गलत आया तो लिख, अगर इंक्वायरी में कुछ गलत नहीं आया तो मत लिख। मतलब मम्मी मेरे घर में क्या किया था, मेरी दीदी को है ना ऐसा बोला गया था कि तुम सतीश के रूम में जाना, अगर वो पढ़ाई कर रहा है ना तो फिर ठीक है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है कुछ और कर रहा है, दिखा तुमने रंगे हाथ उसको पकड़ा, तो बोले फिर मेरे को बताना। समझ में आ रहा है? तो बेटा सुनो, इसके लिए मैं बोलता हूँ SBI का पर्सनल लोन। SBI का पर्सनल लोन इसका मतलब क्या है सुनो। S स्टैंड फॉर वॉट बेटा? अगर आपने शेयर अलॉट किए हैं कैश के अगेंस्ट में, तो कैश एक्चुअली आया या नहीं आया चेक कर, नहीं आया तो रिपोर्ट कर। B स्टैंड फॉर वॉट? कि जो तुमने बुक एंट्रीज की है ना, बुक एंट्रीज की है वो पिरियोडिकल तो नहीं है, मतलब एक्चुअली देयर इज नो ट्रांजेक्शन, सिर्फ बुक एंट्री बोगस विंडो ड्रेसिंग करके रखी है। तीसरा, आई स्टैंड फॉर, तुमने शेयर परचेज किए थे से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में और सेल किए 20 रुपये में, क्या ऐसा हुआ है कि यू सेल द इन्वेस्टमेंट बिलो कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस उसके परचेज प्राइस से भी कम है, तो ये अलाउ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो रिपोर्ट कर। हाँ, नॉन अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी तो मत करो क्योंकि उनका नॉर्मल है, उनको अपने से ज़्यादा अक्ल है। सर लोन मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई लोन आपने किसी को दिया है लेकिन उसको डिपॉजिट बताया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ध्यान देना। जब भी आप किसी को लोन देते हो है ना, तो सामने वाले की नीड है। और जब भी आप कहीं पे डिपॉजिट करते हो लाइक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये अपनी नीड है। तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर एक्चुअली किसकी नीड है, सामने वाले की, लेकिन तुमने उसको ऐसे बताया कि हमारी नीड है इसलिए हमने दिया, तो बोले कहीं आपने लोन को डिपॉजिट को ट्रीट नहीं कर दिया। और बेटा पर्सनल, बेटा जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो मेरा आईपैड है ये मैंने परचेज किसी और के नाम पे किया था, तो ये पर्सनल एक्सपेंस हो गया मेरा। लेकिन मेरे को GST का बेनिफिट चाहिए था ना, उसने उसके बिजनेस में इसको क्या कर दिया, एक्सपेंसेस बढ़ा दिया। गलत है। पर्सनल एक्सपेंसेस अगर आप बिजनेस के एक्सपेंसेस को चार्ज कर रहे हो, प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहे हो, गलत है। ऐसा कुछ मिला तो रिपोर्ट कर। नेक्स्ट समझ गया SBI का पर्सनल लोन। आगे ऑडिट रिपोर्ट में आप अपने ओपिनियन देना कि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया है वो कंपनी लॉ के प्रोविजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट और अदर मैटर जो भी है इसको कंप्लाई किया नहीं किया। सर ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट की बातें होनी चाहिए, मतलब A फॉर एडवर्स रिमार्क होना चाहिए, अगर इन्होंने अनपेड डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर किया नहीं किया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा है कि नहीं है, D फॉर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किया नहीं किया, कोई गलत ऑब्जर्वेशन तुम्हारे ध्यान में आया तो वो दे दो, क्या इन्होंने प्रोविजन बनाए वो एडुकेट है या नहीं है ना, बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड ऑल, रिपोर्ट ब्रांच ऑडिट के बारे में, एक्स्ट्रा और मैटर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली या नहीं मिली, क्या इनके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एग्री कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से या नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर है या नहीं है, ये सारी बातें। कोई निगेटिव बात होगी तो बेझिझक पुट ऑन करो। सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करता है CNAG मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जैसे ही हमने ऑडिट रिपोर्ट बना के CNAG को दिया, वो एक तो उसका सप्लीमेंट ऑडिट करेगा, नहीं तो टेस्ट ऑडिट करेगा, और वो अपनी रिपोर्ट बना के लोकसभा एंड राज्यसभा को भेजेगा, मतलब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने भेजेगा। सर ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, लाइक SBI, HDFC, मैकडोनल्ड। बेटा इनके है ना हजारों लाखों ब्रांचेस हैं, एक ऑडिटर सबका ऑडिट नहीं कर सकता है। तो ब्रांच इंडिया में है तो ऑडिटर तू कर ले, तेरे को पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो कोई अदर व्यक्ति जो ऑडिटर बनने के लिए लायकी का है। और सर इंडिया के बाहर का ब्रांच है तो एक तो तू कर, नहीं तो उस कंट्री के हिसाब से जो ऑडिटर बन सकता है उससे करा ले, ठीक है। उसके पास सेल्फ पावर है। इसके अलावा अगर फ्रॉड मिला है कौन सा, 1 करोड़ से छोटा, ये बात तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे, मतलब डिस्को डिस्को खेलेंगे, मैंने आपको डिस्क्लोज किया आप आगे डिस्क्लोज कर रहे हो।
मैं बता रहा हूँ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नेचर ऑफ फ्रॉड और पार्टी कौन इन्वॉल्व है, और आप बता रहे हो अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नेचर ऑफ फ्रॉड, पार्टी इन्वॉल्व कौन है और आप क्या एक्शन लोगे। सर फ्रॉड 1 करोड़ के ऊपर का है, 2 दिन में किसको बता दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, 45 दिन में उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाना चाहिए। अगर रिप्लाई आ गया तो अपना कंप्लेंट उनका रिपोर्ट सीजी को भेज दो अगले 15 दिन में। सर रिप्लाई नहीं आया तो कुछ नहीं, 45 दिन एंड हो गया ना, अपना कंप्लेंट प्लस स्टेटमेंट इनसे हमको रिप्लाई नहीं मिला, सीजी को भेज दो, बाकी सीजी देखते बैठेगा। ये समझ में आया। एडीटी फोर फॉर्म के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को भेजना पड़ता है, ठीक है, प्रॉपर लेटर हेड के अंदर। चलो, और सेम रूल एप्लीकेबल है कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर के को भी, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑडिटर चैप्टर। अब सर क्या बच गया इस चैप्टर में, लास्ट बात जो बची है दैट इज योर कारों की रिपोर्टिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कारों का रिपोर्टिंग कहाँ पे दिया हुआ है। Guys, कारों की जो रिपोर्टिंग है ना, इसका मैंने समरी टेबल बना के लाया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए सबसे पहले कारों की रिपोर्टिंग में तुम क्या क्या लिखोगे। पॉइंट नंबर 1, प्लांट प्रॉपर्टी और जो आपके इक्विपमेंट है, इसके बारे में आपको लिखना बताना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इनके मेंटेन किए हैं या नहीं किए, क्या ये प्रॉपर्टी का तुमने प्लान का फिजिकल वेरिफिकेशन किया या नहीं किया, क्या ये प्रॉपर्टी बीच जो है कंपनी के नाम में है या नहीं है, इनके बीच में कोई मतलब जो वैल्यू ऑफ प्लांट बताया और जो एक्चुअल वैल्यू है 10% से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, और कोई अगर पेंडिंग केसेस चल रहे हो गए तो पहला बात किससे, प्लांट प्रॉपर्टी से लेके सही है नहीं है, हमारे नाम में है नहीं है, वैल्यू सही है नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सर इन्वेंटरी। जब इन्वेंटरी की बात आती है तो जो इन्वेंटरी, क्या आपने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया, आप उसने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया है नहीं किया, ठीक है। दूसरा, ऐसा तो नहीं है कि डिस्क्रिपेंसी 10% से ज़्यादा है, या फिर वर्किंग कैपिटल के नाम पे तुमने लोन उठा लिया 5 करोड़ से ज़्यादा, अलाउ और नॉट अलाउ, वेज नॉट अलाउ, ठीक है। तो अगर होगा तो आप रिपोर्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पे, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सेक्शन 186 का आपने कंप्लायंसेस किया या नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेदर लोन गारंटी कंपनी ने जो ग्रांट किया है, इफ यस दिया है नहीं दिया है तो फेयर है या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है। नेक्स्ट, इसका पेमेंट शेड्यूल टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा तो नहीं हुआ पेमेंट डिफॉल्ट हुआ है 90 डेज से ज़्यादा कंप्लीट हो गए। तो 3 बातें, प्लांट मशीनरी, दूसरा इन्वेंटरी, तीसरा लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट वगैरह। नेक्स्ट बेटा 185 186, 185 लोन टू डायरेक्टर, 186 क्या हो गया तुम्हारा, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट, तो आपने इसको कंप्लाई किया या नहीं किया। नेक्स्ट सेक्शन आता है डिपॉजिट, क्या सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 को आपने कंप्लाई किया, अगर नहीं किया तो क्या कॉन्ट्रावेंशन है ये बताओ। कॉस्ट रिकॉर्ड अभी पढ़ कर आए हम लोग, तो कॉस्ट रिकॉर्ड अगर एप्लीकेबल है तो क्या आप प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैट्यूटरी ड्यू, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह अपने को भरना पड़ता है, गवर्नमेंट के ड्यू, जीएसटी, टीडीएस वगैरह, दिया नहीं दिया, 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं होगा नहीं तुम्हारा एरियर्स है ऐसा कुछ। अनरिकॉर्डेड इनकम, ऐसा तो नहीं कि तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इनकम नहीं दिखा जो तुमने इनकम टैक्स को फाइल करते वक्त डिस्क्लोज किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिया है। रीपेमेंट ऑफ लोन समय पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। आईपीओ का जो पैसा तुमने लिया था, जिस पर्पज के लिए लिया, एक्चुअली उस पर्पज के लिए तुम उसको यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो। कुछ फ्रॉड तुमको मिला है तो सेक्शन 143 अभी पढ़ कर आए ना, 1 करोड़ से छोटा 1 करोड़ के ऊपर वाला, उसका रिपोर्टिंग। निधि कंपनी, आपका जितना आपका ओन फंड है आप उसके 28, मतलब मानो आपका ओन फंड है 10 करोड़, तो आप कितना 200 करोड़ तक का क्या ले सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो। तो ये रेशियो, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। अनइनकम्बरम डिपॉजिट 10%, तो आप निधि के रूल फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो सेक्शन 186 का तुमने कंप्लायंसेस किया या नहीं किया, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में 186 का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ ऑडिट है या नहीं है, क्या आप इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट को बाहर वाले ऑडिटर ने कंसिडर किया नहीं किया। कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, ठीक है। आरबीआई की जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है, मतलब एचडीएफसी कंपनी एक्ट में रजिस्टर होगी उसके बाद में आरबीआई के पास से उसका अप्रूवल लेना पड़ता, लिया या नहीं लिया। कैश लॉसेस हुए तो क्या आपने बताया नहीं बताया। ऑडिटर रेजिग्नेशन किया है, इसके कारण क्या है। सर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी कैसी है, सीएसआर का कंप्लायंस किया या नहीं किया। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया या नहीं किया। अच्छा, करते वक्त जो सब्सिडी कंपनी के ऑडिटर ने कुछ गलत रिकमेंडेशन मतलब बोला है, एडवर्स रिमार्क, क्या आपने उसको कंसिडर किया या उसको कंसिडर नहीं किया। और अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया है, इसके लेके कारों के 2020 के गाइडलाइन रूल दिए, उसको पढ़ लो तो आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।
मैंने आपको पूरा कारो वगैरह एवरीथिंग आई टॉट यू इन डिटेल। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेक श्योर यार आपका एक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो ना यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर हम आपको सेल्फलेस मतलब बोलते हैं ना, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट है ना, हम आपको मदद कर सकते हैं। तो डोंट यू थिंक आप भी हमें मदद कर सकते हैं? अगर ये वीडियो आप तक आया ना, इट इज़ अ गॉड ऑफ ग्रेस। तो यार लोगों के ज़िंदगी में भगवान बनने का काम करो ना यार, है ना। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर एंड मेक श्योर यू लाइक दैट, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट, है ना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।